हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय एफ डब्ल्यू टेलर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट एफ डब्ल्यू टेलर। तो एफ डब्ल्यू टेलर जो था, जिसका फुल फॉर्म था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया था। दैट मीन्स इफ़ यू आर मैनेजिंग एन एनी ऑर्गेनाइजेशन तो यू हैव टू गो थ्रू साइंटिफिक वे, नॉट ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, ये एफ डब्ल्यू टेलर ने समझाया है। तो सबसे पहले जब एफ डब्ल्यू टेलर ने अपना करियर स्टार्ट किया था, वो एज ए मैकेनिक स्टार्ट किया था एक स्टील की कंपनी में फिलाडेल्फिया, और उसके हार्ड वर्क को देखते देखते उसकी पोजीशन चीफ इंजीनियर की पहुंच गई थी। इन्होंने एफ डब्ल्यू टेलर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए, इस वजह से उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? हेनरी फ्योल को। तो ये आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो अगर आएगा तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ एफ डब्ल्यू टेलर एंड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज़ हेनरी फ्योल। ओके। तो जो एफ डब्ल्यू टेलर ने मैनेजमेंट थ्योरी समझाया है, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन टेलर मैनेजमेंट थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन माइंड गेम, दे आर दैट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। मतलब इन्होंने जो भी मैनेजमेंट करने का, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए साइंटिफिक वेज बताए हैं। दिस थ्योरी इज involves the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time। इन्होंने बोला है कि जो भी आप डिसीजन लेते हो और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच अपनाओ, ना कि इंडिविजुअल अप्रोच अपनाने का। तो अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर, हु इज़ अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने बताया है कि फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करना है। Okay, so this is the small introduction about F.W. Taylor. Now, what is the meaning of scientific management? So it is given by the Frederick Taylor. The scientific management consists of knowing what you want men to do exactly and seeing it that they do it in the best and cheapest manner. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लोगों से, और ये देखना कि वो वाला काम बेस्ट और चीपेस्ट मैनर में करे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई क्लास टीचर है, तो क्लास टीचर को पता है कि उनको स्टूडेंट से क्या चाहिए, और वो स्टूडेंट से ये जानना चाहते हैं कि वो ये चीज़ को, प्रोजेक्ट को किस तरीके से करते हैं, बेस्ट वे में करते हैं और जल्दी से करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको दूसरों से क्या काम लेना है, और वो काम वो लोग किस तरीके से करते हैं, बेस्ट वे कौन सा है, और उसको कम से कम खर्चे में कैसे किया जाए। इसका मतलब होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था मशीनिस्ट से, मशीन मैकेनिक से, स्टील की कंपनी में था जो कि फिलाडेल्फिया में था, और उसके हार्डवर्क को देखते देखते उसको एक चीफ पोजीशन पे पहुंचा दिया था, चीफ इंजीनियरी। फिर उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेस पे बताया है, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाने लगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और आप ये देखें कि वो क्या चाहिए दूसरों से, और वो दूसरे उस चीज़ को कैसे कर रहे हैं इन ए बेस्ट वे, इन ए चीपेस्ट मैनर। मतलब अच्छे से अच्छा तरीका फॉलो करना चाहिए सामने वाले को, और उसमें कम से कम खर्चा होना चाहिए। ओके। तो आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो साइंटिफिकली मैनेज करना है आपको, तो कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला प्रिंसिपल इज साइंस, नॉट ए रूल ऑफ थंब। साइंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि थंब के ऊपर। थंब का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे आपने कोई काम दिया है किसी मैनेजर को, तो मैनेजर अपने तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहिए, और वो वर्क को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। उसको जो प्रॉपर प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड साइंस। और रूल ऑफ थंब इज़ ये होता है कि आपको बोला गया है कि यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, लेकिन आप वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, आप अपना ही प्रोसीजर फॉलो करते हो। दैट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ थंब।
ओके नाउ, तो यहाँ पे यही दिया गया है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्सटीट्यूटेड विद द मेथड डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। तो जो अगर आपको इफिशियंसी इंक्रीज करना है तो आपको रूल ऑफ थंब की जगह पे साइंटिफिक एनालिसिस फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड होता है, राइट। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। उन्होंने बोला है कि चाहे आप छोटे से छोटा काम करो या बड़े से बड़ा काम, आपको साइंटिफिक मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सेलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब आफ्टर ए साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपको कोई भी अगर जॉब करना है तो साइंटिफिक एनालिसिस करो उस जॉब का, और तभी वो जॉब करना चाहिए। ट्रायल बेसिस पे, ट्रायल और एरर मेथड के बेसिस पे वो जॉब को नहीं करना है। तो साइंस और नॉट रूल ऑफ थंब का यही मतलब है कि यू हैव टू फॉलो द साइंस इन टेक मैनेजिंग एनी सिचुएशन, नॉट बेस्ड ऑन रूल ऑफ थंब। सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है एग्रीमेंट, मतलब आप एक दूसरे के साथ एग्री करते हो कि नहीं करते हो। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, मतलब एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों के बीच में है ना प्रॉपरली वी कैन से कॉन्सेंसस होना चाहिए कि भाई दोनों जिस फोकस के थ्रू काम कर रहे हैं दैट शुड बी बेनिफिशियल टू बोथ ऑफ अस, एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, मैनेजमेंट ऑल्सो। तो देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट प्रॉपरली होगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, तो दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और सक्सेस। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, जिससे हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होने की वजह से हम लोग एक प्रॉपर गोल को अचीव कर पाएंगे। तो पहला हम लोग ने देखा यू हैव टू फॉलो द साइंस। सेकेंड, देयर शुड बी अ हार्मनी, दोनों के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे कि झगड़ा कम होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और हम लोग गोल को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। थर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब एटीट्यूड। तो जो भी इंट्रोड्यूस किया, टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन, इस प्रिंसिपल का मतलब होता था चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टूवर्ड ईच अदर। दोनों को एक दूसरे के प्रति जो भी आपका एटीट्यूड है उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैनेजमेंट उसका ध्यान नहीं रखता है, और मैनेजमेंट ये सोचता है कि एम्प्लॉय उसका ध्यान एम्प्लॉय बराबर काम नहीं करता है। तो ये जो एटीट्यूड है ये चेंज करना पड़ेगा। अगर ये चेंज होगा तभी हम लोग इफ़िशियंसी पे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में समझनी चाहिए। एंड दिस शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और दोनों कोऑपरेट करना चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है अचीव करने के लिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप साइंटिफिकली मेथड फॉलो करेंगे, दोनों के बीच में हार्मनी होगी और मेंटल रेवोल्यूशन होगा। मेंटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड ही आपका नेक्स्ट है कोऑपरेशन एंड नो इंडिविजुअलिज्म। मतलब कोऑपरेशन होना चाहिए। जब मेंटल आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। जब कोऑपरेट करेंगे तो टीम स्पिरिट डेवलप होगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट एम्प्लॉय को भी होगा और मैनेजमेंट को भी होगा। यही दिया है। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। इस कोऑपरेशन की वजह से टीम स्पिरिट डेवलप्ड होगा, इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी एनवायरनमेंट। और एक बार हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
और ये भी है, जब आप कोऑपरेशन करोगे तो मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें एम्प्लॉय लोग से पूछना भी चाहिए, तो उनको भी ये लगेगा कि भाई हाँ हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिससे दोनों के बीच में मेंटल रेवोल्यूशन, दोनों के बीच में मतलब जो एटीट्यूड है दोनों का चेंज होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, टीम स्पिरिट बढ़ेगी, और उसके हिसाब से वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह आपने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में भी पढ़ा है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है, तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी एक्कम्पनीड विद द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क को आप डिवाइड करोगे तो वर्क के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिवाइड करना है बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय। ज़्यादातर क्या होता है कि जो प्लानिंग सेक्शन है वो टॉप और मिडिल लेवल कर लेते हैं, और जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है वो कौन करता है, एम्प्लॉय। तो ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, प्लानिंग करना आपका काम नहीं, प्लानिंग करना टॉप मैनेजमेंट का है, लेकिन उसको प्लान करने के बाद वो प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो एम्प्लॉयज़ करेंगे, राइट। तो द रिपोर्टिंग इज डन इज़ एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सुपीरियर। सुपीरियर जैसा बोलेंगे, जिसको रिपोर्ट करना है आपको उसी को रिपोर्ट करना है, तो आपको पता रहेगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किसको रिपोर्ट करना है। द मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प एंड एनकरेज एंड गाइड इट्स एम्प्लॉय। मैनेजर हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करे, मदद करे और गाइड करता रहे। तो ये डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प करता है मैनेजर को और एम्प्लॉयज़ को। मैनेजर को पता होता है कि उनका काम क्या है, एम्प्लॉय को पता होता है कि उनका काम क्या होता है, और मैनेजर उस हिसाब से अपने एम्प्लॉय को हेल्प करता है, गाइड करता है और एनकरेज करता है कि अपना काम प्रॉपरली कर सकें, जिससे क्या होता है कि इट हेल्प्स फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉय। दोनों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट इज लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर इफ़िशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब आपको पता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, इफ़िशियंट होना पड़ेगा और ज़्यादा तरक्की करनी है, तो देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर ऑल्सो और एम्प्लॉय ऑल्सो। तो फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जो डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, वो स्किल और कैपेबिलिटी पे डिपेंड होता है और एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड होता है। एम्प्लॉय जितना ज़्यादा अच्छे होंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो जितना भी ट्रेनिंग पार्ट है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो एम्प्लॉयज़ को जब जब ज़रूरत होता है वो दे देना चाहिए। इट्स वेरी इसेंशियल। इट अल्टीमेटली